स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट, और वो भी मैथ का। ठीक है, आप चाहे सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है सीआईएसएफ में भी 25 क्वेश्चन आएंगे, कांस्टेबल ट्रेडमेल में 25 क्वेश्चन आएंगे, दिल्ली पुलिस में 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एसएससी सीजीएल प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे, सीपी में 50 क्वेश्चन आएंगे, डीआरडीओ एमटीएस में भी 40 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, ये स्पेशल सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखकर ही हम मॉक टेस्ट ही सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा और आपको खुद भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप अपनी तैयारी जांचना चाहते हैं तो हर क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नजर आए, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोल्व कीजिए। नहीं आता है तो आगे बढ़कर उस वीडियो का सॉल्यूशन देखिए। ठीक है दोस्तों, इससे आपको पता लग जाएगा कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, और आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं और कितने आंसर गलत किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल है वो 8 है तथा उनका गुणनफल है वो 15 है, तो उनके व्युत्क्रम है उनका योगफल क्या होगा। तो अगर बेसिक से इसको करना चाहें दोस्तों, तो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं a प्लस b, इनका योग है 8 है और a इंटू b है वो कितना है 15 है। तो दोस्तों अगर इनको मैं डिवाइड करूं तो बन जाएगा a प्लस b अपॉन ab बराबर 8 बटे 15। तो दोस्तों एक्चुअल में देखें तो ये है a अपॉन ab प्लस b अपॉन ab, तो ये क्या है 8 बटे 15 है। ये दो संख्याएं तो है, पहली संख्या ये होगी, भाई संख्या आप निकालोगे, मान लीजिए संख्या मुझे निकालनी है। मैंने मान लिया संख्या a प्लस b है, यानी एक संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है b है, दोनों का योग है वो 8 है, मल्टीपल है वो 15 है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ab अपॉन यानी a प्लस b अपॉन ab आएगा बराबर 8 बटे 15 जाएगा। अब इसको अलग-अलग सोल्व करें तो a अपॉन ab प्लस b अपॉन ab, दोनों अलग-अलग ही तो संख्याएं हैं और इनका व्युत्क्रम ही तो है, तो इसका आंसर भी क्या बनेगा 8 बटे 15। डायरेक्ट करना है तो आप मुझे बताइए कि आपके दिमाग में क्या ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही कि जिनका जोड़ तो 8 हो और जिनका गुणा 15 हो। तो आप कहें सर एक संख्या है 5 और दूसरी कितनी है 3, 5 और 3 8 होते हैं और 5 3 15 होते हैं, इनके व्युत्क्रमों का योग कुछ है दोस्तों। तो व्युत्क्रम क्या होता है, इनका उल्टा हो जाएगा, 1/5 और 1/3, तो 1/5 और 1/3 करने का आवश्यकता नहीं, यही इसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों, आप एलसीएम लेंगे 1/5 1/3 15 एलसीएम लेंगे, 5 3 15 3 5 15, y तो बात होगी 8/15। ठीक है, बात आ रही समझ में। यहाँ पे कंसेप्ट नहीं मिलेंगे भाई, यहाँ पे सीधा आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि कैसे आप सवाल को सोल्व करोगे। कंसेप्ट लेने हैं तो हमारे पेड कोर्स में। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सवाल है कि 2/√6 + 2 प्लस 1/√7 + √6 प्लस 1/√8 - √7 और प्लस में 2 - 2√2 और ब्रैकेट में बंद है बराबर है इसका हल आपको लगाना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, यहीं पे अपना खुद सॉल्यूशन कीजिए और फिर आंसर को मैच कीजिए दोस्तों। अगर मुझे एग्जाम में मुझे सोल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा दोस्तों, सबसे पहले मैं जो हर इक्वेशन दे रखी है उसका हर का परमेकरण करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम हर का परमेकरण करेंगे 2/√6 प्लस में 2। हर का परमेकरण का मतलब है कि साइन उल्टा हो जाएगा, तो √6 - 2 अपॉन में √6 - 2, तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 2 ब्रैकेट में आ जाएगा √6 - 2, क्योंकि 2 को √6 से भी गुणा करना है और 2 को √4 से गुणा करना है, तो 2 हमने पहले ही ऑलरेडी क्या ले लिया दोस्तों, कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचेगा √6 × √6 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा दोस्तों, और 2 × 2 कितना आ जाएगा -4। तो देखो -4 करेंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर बचेगा √6 - 2 दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई। अब अगली क्वेश्चन क्या दे रखी है दोस्तों, 1√7 प्लस में √6 दोस्तों। हर का परमेकरण करेंगे, उल्टे साइन से इसको गुणा करेंगे आर पार दोस्तों, दिया जाएगा √7 - √6। अब देखो √7 √7 तो आएगा 7, √6 √6 आएगा 6,
तो इसका जो सॉल्यूशन बढ़ेगा वो √7 माइनस √6 बढ़ेगा। इसके बाद दे रखा है 1/√8 माइनस √7। हर का परमेकरण करेंगे दोस्तों, तो उल्टे साइन से गुणा करेंगे, ठीक है। तो उल्टे साइन से गुणा करेंगे तो आएगा √8 प्लस में √7 बटे 8 7 1 हो जाएगा ये। अच्छा एक बात बताइए, इसको 4 में याद होता है कि नहीं होता, तो 2 12 जाएगा 2√2 प्लस में √7। इसका सॉल्यूशन ये बनेगा √8 को 4 गुना में 2 लिख सकते हैं, नहीं 4 का 2 रकम 2 2√2 आएगा प्लस में √7 आएगा। और आखिरी केस में दे रखा है 2 माइनस 2√2, उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब सबको जोड़ना है तो सबको जोड़ दीजिए। इसको लेंगे सबसे पहले √6 माइनस 2 प्लस में, देखो जब प्लस ही कर रहे हैं तो इनका सिंबल तो चेंज होगा नहीं, √7 माइनस √6 प्लस में 2√2 प्लस में √7, और जो दे रखा है वो आगे में क्या है प्लस में 2 माइनस 2√2। अब एक बात बताइए, प्लस का √6 है माइनस का √6 से कट जाएगा दोस्तों, माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा दोस्तों, प्लस का 2√2 माइनस का 2√2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों √7 का आंसर मिलेगा 2√7 दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा मैंने आपको डिटेल से बताया है, जब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि √6 माइनस 2 ही इसका बचेगा, तो आपको पता है यहाँ पे अपोजिट बचेगा, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, इसकी अपोजिट सिंबल का इसका अपोजिट सिंबल का तो इसका अपोजिट सिंबल ये आएगा, इसको सॉल्व करते हो डायरेक्ट आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचते सबको जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ ताकि हर बच्चे को चीज समझ में आए। तो बताइए कि आपका ये आंसर सही हुआ कि गलत हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रखा है कि देखो सवाल क्या दे रखा है, x बराबर a प्लस में 1/a और y बराबर दे रखा है a माइनस 1 माइनस a, और आपसे पूछा है कि x की 4 प्लस में y की 4 माइनस 2x2 y2 कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अलजेब्रा का सवाल है, बेसिक लेवल का सवाल है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी डेफिनेटली आएंगे। जिनको ये लगता है कि एडवांस नहीं आएगा वो एक प्रकार से बेवकूफ आदमी है। चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ नहीं होता, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ये सच्चाई है। आप आज पढ़ो तो अच्छा होगा, आप कल पढ़ेंगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जो पहले पढ़ रहे हो बेवकूफ तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए एक्चुअल में दोस्तों ये है क्या दोस्तों, इसको समझने पहले अगर दोस्तों मान लीजिए मैं पूछूं कि x माइनस y का आप स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस 2xy होता है, यही होता है भाई। x माइनस y का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस 2xy दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसको दोनों को स्क्वायर कर दूं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का इसका स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे सर ये बढ़ जाएगा x4 प्लस में y4 माइनस 2x2 y2। अरे यार तो बात आपसे पूछी है, तो इस चीज को जो अंदर वाली चीज है, एक बात बताइए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते x माइनस y x प्लस में y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप रिप्रेजेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। और इस अब देखो ये तो ये है, ये जो फॉर्मेशन है वो भी अंदर वाली है, यहाँ पे तो इसका भी स्क्वायर बताना है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रख दो मान x की जगह कितना है a प्लस 1/a माइनस y की जगह क्या था y, देखो ब्रैकेट तो लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा अंदर a प्लस 1/a माइनस का सिंबल है, अब माइनस की सिंबल यहाँ पे इनके सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। तो प्लस का ये किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 1/a किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 1/a हो जाएगा, क्योंकि इसको जब आप ब्रैकेट में रखोगे a माइनस 1/a तो बाहर जब आएगा तो बाहर माइनस का सिंबल है, तो इनके सिंबल क्या होते हैं, चेंज होते हैं, इतना आप जानते हैं। अच्छा दूसरे में क्या आएगा दोस्तों, दूसरे में आएगा a प्लस 1/a। अब यहां तो प्लस का सिंबल है तो सिंबल कोई चेंज होगा नहीं, तो प्लस a माइनस 1/a, और इस पूरे का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है।
तो एक बात बताइए, यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा 2/a कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, 1a और 1a, तो कितना हो जाएगा 2 1/a। ठीक है दोस्तों, 2/a ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा 2a, और इस पूरे का क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर करना है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर करना है, तो 16 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए चीज है क्या, ये चीज है क्या, तो आपके डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए, ये था x² - y² का होल स्क्वायर। अब इसको आप खोल सकते हो ऐसे, तो ऐसे जब आप खोल सकते हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, मैं डिटेल से बता रहा हूं कि यहाँ पे हर बच्चा समझे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे सवाल आगे बढ़ता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको दे रखा है, अब ये सवाल हमने शॉर्ट सेंटेंसेस में काफी बार डिस्कस किया हुआ है। √3, फिर √3, फिर √3, फिर √3, और ये चीज इन्फिनिटी तक जारी है, अनंत तक जारी है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज, यहां पे देखो मल्टीपल का सिंबल है और एक ही चीज लगातार आगे बढ़ रही है अनंत तक, तो जो नंबर है वही आपका आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर बढ़ेगा वो 3 बनेगा। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट सेंटेंसेस में हमने पढ़ा रखा है, तो जाके क्लास देख सकते हैं, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। जैसे मान लीजिए आपको मिल जाता है इस प्रकार से, √12 प्लस √12, ठीक है दोस्तों, प्लस में √12 प्लस में √12, ठीक है, और ये चीज आ रही है अनंत तक, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने बताया यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आपको क्या करना है, इस 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में 1 का अंतर हो। इस 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में 1 का अंतर, तो आप कहेंगे सर 4 गुणा में 3 बराबर 12 होता है, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो जब यहाँ पे प्लस का साइन हो, इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो आपको बड़े वाला आंसर रखना है, और जब यहाँ पे माइनस का सिंबल हो तो आपको छोटे वाला आंसर रखना है। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए √42 माइनस √42, और ये चीज आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है, तो 42 कैसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में एक अंतर, तो 7 गुणा में 6 42 होता है। यहाँ पे माइनस का सिंबल तो छोटे वाला आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको दिया जाए √7 इंटू √7 इंटू √7 और ये चीज इन्फिनिटी जा रही, तो ये जो नंबर है यही आपका आंसर होता है। डिटेल कांसेप्ट हमने शॉर्ट सिंथेसिस में दे रखा है, आप जाके वो क्लास देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो यही 3 ही इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला सवाल जो दे रखा है वो ये है कि x - y बराबर 2 है, और x² प्लस में y² बराबर दे रखा है 20, और आपसे जो पूछा है x प्लस में y का स्क्वायर आपसे पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा है x प्लस में y का स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है x माइनस y का y बराबर इक्वल टू। तो सबसे पहले हम इसका ही स्क्वायर कर लेते हैं। तो x माइनस y का जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा x² प्लस में y² माइनस 2xy। एक बात बताइए, x माइनस y कितना दे रखा है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 बराबर, ये वैल्यू आपको दे रखी है बराबर कितना है दोस्तों, 20 माइनस 2xy। ठीक है दोस्तों, तो 2xy इधर आएगा दोस्तों, तो 2xy बराबर 20 माइनस 4, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 4 बराबर कितना, 16 को xy का, चलो आप ये सॉल्व मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2xy का मान कितना आ चुका दोस्तों, 16 आ चुका है। हमने किसका मान निकाल लिया, 2xy का। कैसे, x माइनस y बराबर 2 दे रखा था, हमने इस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, तो x माइनस y का स्क्वायर होता है x² प्लस में y² माइनस 2xy। तो xy की तो वैल्यू दे रखी है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर या 2 रखेंगे, किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये वैल्यू भी आपको दे रखी है 20 माइनस 2xy, तो 2xy कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। अब आपसे पूछा है कि x² प्लस में y, सॉरी x प्लस में y का स्क्वायर, तो x प्लस में
y का स्क्वायर हम करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2xy दोस्तों। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है 20 और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी दोस्तों 16। तो 20 और 16 कितने होते हैं 36। इस सवाल का क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है सवाल में, केवल कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब देखो दोस्तों, कह रहा है कि वह संख्या जिसे √3 प्लस में √2 के साथ गुणा करने पर √12 प्लस में √18 प्राप्त। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 4 को मैं कितने से गुणा करूं कि मुझे 12 प्राप्त। सिंपल सी चीज हम करते हैं, 4 को मैं कितने से गुणा करूं कि 12 प्राप्त। तो आप x का मान निकालोगे तो आप लेंगे 12/4। इसी चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं कि a को मैं किससे गुणा करूं कि मुझे AP प्राप्त हो। a को मैं किससे गुणा करूं कि मुझे AP प्राप्त हो। तो आप x का मान निकालेंगे तो आएगा AP/AP, यही तो आएगा। अरे यही तो आएगा। तो आपको इस सवाल में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, दूसरी आपको निकालनी है। तो डायरेक्ट इस सवाल को कर देंगे। यहां से अब आपको ये चीज समझ में आई तो डायरेक्ट करेंगे दोस्तों। डायरेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, जो प्रोडक्ट है वो √12 प्लस में √18 है, बटे आपको देना है √3 प्लस में √2 दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 12 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2√3। ये 9 दूनी 18 होता है तो 9 बाहर आ जाएगा 3√2 दोस्तों। और नीचे क्या है √3 प्लस में √2 दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हर का परमेयकरण करेंगे दोस्तों। तो हर का परमेयकरण करेंगे √3 माइनस √2, यहां पे आएगा √3 माइनस √2। अब देखो दोस्तों, पहले देखो a प्लस b a माइनस b। तो पहले आप इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, ऐसे तो करते हैं। तो दोस्तों और नीचे 3 माइनस 2 बराबर 1, तो नीचे का तो खेल यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है भाई। √3 3 आएगा, √2 कितना आएगा 2 आएगा मल्टीपल में। तो 3 माइनस 2 बराबर कितना आएगा 1। तो नीचे का तो खेल खत्म हो जाता है, बचता है कौन सा ऊपर वाला। और इनका क्या करना है, आपको गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, इनका क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो देखिए जब आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2√3 into √3। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2√3 into √2। आप चाहो तो रूट यहां पे प्लस का लिख लो, ये माइनस का लिख लो, बात तो यही आएगी। अब आप इसको गुणा करेंगे तो प्लस में है ये 3√2 into √3। इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 3√2 into √2, ऐसे आएगा। अब देखिए दोस्तों √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 गुणा में 3 बराबर 6 माइनस। अब √3 और √2 का तो बारहता नहीं है तो रूट का मल्टीपल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2√6। यहां पे प्लस का निशान है तो 3 और 3√6 दोस्तों। यहां पे 3√2 हो जाएगा तो 3 दूनी 6, तो माइनस का 6। तो प्लस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे जो आंसर बनेगा आपका, आप इसको उल्टा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 अच्छा यहां पे 2√2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इसको आप लिख सकते हो 2√6 प्लस में 3√6। तो यहां पे 6 तो है ही, बात आ रही समझ में। 2√6 और 3√6, तो इसमें से घट जाएगा 3 माइनस 2 बराबर √6, इसका आंसर आ जाएगा। तो √6 है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, √6 है वो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा और आप इस क्लास को एंजॉय भी कर रहे होंगे। सेम यही लेवल आपको सीआईएसएफ के एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे हार्ड लेवल नहीं मिलेगा। ठीक है, डरना नहीं है, केवल तैयारी करनी है कंटिन्यूटी के साथ। अगला सवाल है कि दो संख्याओं को 33 से अलग-अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यानी दो संख्याएं हैं, a है, अगर a को हम 33 से भाग दें तो शेष क्या है कि 21 प्राप्त होता है। एक संख्या b है, अगर इसको 33 से भाग दें तो शेषफल हमें 28 प्राप्त हो रहा है।
कह रहे हैं कि यदि दोनों संख्याओं के यानी a प्लस b को अगर हम 33 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो आपको करना ही कुछ नहीं है, यहां पे मैं डायरेक्ट सूत्र बताता हूं, r1 प्लस में r2 माइनस रिमाइंडर फर्स्ट प्लस में रिमाइंडर 2 माइनस जो डिवाइडेबल है वो जो भाजक है। अगर यहां पे एक और संख्या दे रखी होती कि c से भाग देने पर, c को 33 से भाग देने पर मान लीजिए कोई और संख्या बचती है 29 शेष बचता है, तो आपका ये सूत्र बन जाता r1 प्लस में r2 प्लस में r3 माइनस 3। करना ही कुछ नहीं है दोस्तों, तो दोनों शेष इनका योगफल लीजिए, तो 21 प्लस में 28 माइनस 33, तो 49 माइनस 33 बराबर कितना आएगा 16। तो सवाल का जो आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं इस सवाल में। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में कुछ करना नहीं है, केवल कंसेप्ट आपको आने चाहिए। अच्छा, कंसेप्ट आते हैं तो आपको ट्रिक अगर नहीं भी आता है तो कंसेप्ट से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसेप्ट नहीं आता ट्रिक भी भूल गए तो सवाल आपका गलती होना है, इसलिए कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। अच्छा, अगला सवाल है दोस्तों कि P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, Q उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, R उसी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में और S उसी कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले उस कार्य को कौन करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। P जो है 1/4 काम करता है 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा, यहां पे लिख रहा हूं पूरा काम 1/4 यानी 4 काम है, उसमें से एक काम 10 दिन में करता है, तो चारों काम करेगा 40 दिन में दोस्तों। फिर आता है नंबर Q का, तो Q कह रहा है कि 40%, 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 काम करता है 15 दिन में, तो एक काम करेगा 7.5 दिन में, तो गुणा में 5 37 दिन लेगा भैया। तो R है वो काम करता है 1/3 है वो 13 दिन में, तो पूरा काम करेगा 39 दिन में, और S है वो 1/6 काम करता है 7 दिन में, तो पूरा काम करेगा 42 दिन में। तो सबसे पहले काम को कौन सुलटाएगा, Q सुलटाएगा, ये 37.5 दिन में ही काम को खत्म कर देगा। केवल कैलकुलेशन थी, सवाल में कुछ नहीं था। अगला सवाल लेते हैं, कह रहा है कि A B C मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं तथा A तथा B मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, इसके लिए हमें C की कैपेसिटी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ABC है वो तीनों मिलकर करते हैं 30 मिनट में, और कह रहा है कि A प्लस B मिलकर करते हैं 50 मिनट में, तो 30 और 50 का एलसीएम कितना आएगा 150, दोनों का मल्टीपल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, 30 पंजे 15, यानी ABC की कैपेसिटी है वो 5 है और A और B की कैपेसिटी 3 है, तो C की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 2, तो 2 काम करेगा 150 बराबर कितने दिन में दोस्तों 75 दिन में। तो C अकेला उस कार्य को 75 दिन या 75 मिनट में पूरा करेगा। सिंपल सवाल था, कुछ था नहीं सवाल में। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल है पूरी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। एक नल A है जो टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, ये भरता है भाई, और एक B है ये 60 मिनट में खाली करता है, ये 60 मिनट में खाली करता है। तो टंकी की धारिता कितनी है, टंकी की क्षमता कितनी है, दोनों का एलसीएम दोस्तों 120 आएगा, यानी टंकी में 120 लीटर पानी आता है, लेकिन A है 120 लीटर पानी 40 मिनट में डालता है, यानी 1 मिनट में 3 लीटर पानी ये भरता है, जबकि B जो है 120 लीटर पानी 60 मिनट में खाली करता है, यानी 1 मिनट में 2 लीटर ये पानी निकालता है। ये 3 लीटर भरता है, ये 2 लीटर निकालता है, तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता होगा, तो 120 लीटर पानी कितने मिनट में भाई 120 मिनट में, यानी 2 घंटे में। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या जाएगा 2 घंटे में टंकी फुल भर जाएगी। ठीक है, सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल आपका एग्जाम में मिलेंगे और यही सवाल आपको परेशान करेंगे एग्जाम में, क्योंकि हम पढ़ते तो हैं। अच्छा, कह रहा है कि किसी तांबे के, अगला सवाल है, किसी तांबे के तार को जब एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वर्गाकार क्षेत्रफल है, एक वर्गाकार तार है। अब आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर वाला हिस्सा, तो ये कह रहा है कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर का पार्ट देता है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर,
वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो a का मान कितना जाएगा दोस्तों 11 सेंटीमीटर। यानी मुझे भुजा प्राप्त हो गई है, भुजा कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप। भाई तार कितनी लंबी है, क्षेत्रफल अंदर वाला होता है और परिमाप ये बाहर वाला होता है। तो अगर मुझे तारवाड़ करना है तो इसका परिमाप चाहिए, तो परिमाप के लिए क्या करेंगे 4 गुणा में भुजा, तो कितना आएगा 44 मीटर या 44 सेंटीमीटर। यानी तार की जो टोटल लंबाई है वो है 44 सेंटीमीटर। अब मुझे इस 44 सेंटीमीटर को वृत्त के आकार में मोड़ना है, तो सबसे पहले वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि आपको पता है क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r बराबर क्या दे रखा है 44 सेंटीमीटर। तो आपको पहले त्रिज्या चाहिए, भाई वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए ना, व्यास थोड़ी चाहिए। तो आप रेडियस निकालेंगे, तो r का मान निकालेंगे तो 2/22 गुणा में 7 आ जाएगा, 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो 22/7 गुणा में r का स्क्वायर, 7 गुणा में 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। केवल कंसेप्ट से आगे बढ़ना है, कुछ है नहीं। देखो वर्ग के आकार में मोड़ते हैं 121 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल लेती है। तो पहले आपको भुजा बता देनी चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो का मान 11 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना रहा होगा, ये तार है, टोटल लंबाई कितनी रही होगी 11 गुणा में 4 44 सेंटीमीटर। अब इस तार को मुझे वृत्त के आकार में मोड़ना है, तो पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे, तो 2 पाई r। भाई वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो पहले r तो चाहिए मुझे, तो 2 पाई r बराबर इसके बराबर है, तो r का मान 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो पाई r स्क्वायर हम निकाल देंगे, तो पाई r स्क्वायर से हम निकालेंगे तो आपका आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे रेशियो से है, यहाँ पे दे रखा है कि a अनुपात। अब इस सवाल को देखो, सवाल तो आपको दिख रहा है, सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मेन तरीका है एक तरीका ये है a प्लस b, b प्लस c प्लस d अनुपात d अनुपात e। तो a अनुपात b कितना दे रखा है 1 अनुपात 2, b अनुपात c कितना दे रखा है 3 अनुपात 4, c अनुपात d कितना दे रखा है 6 अनुपात 9 और d अनुपात e कितना दे रखा है 12 अनुपात 16। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो डायरेक्ट लिख दो, ये 2 फिर 2 और 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 4 4, यहाँ पे कुछ नहीं 9, यहाँ पे कुछ नहीं 12 12 12, 6 6, यहाँ पे कुछ नहीं 3। अब इनको गुणा कर दो ऐसे और इनको काट पीट के आप आंसर बता दो। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, a/b, b/c, c/d, d/e। ये दे रखा है 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 4 और 6 अनुपात 9 और 12 अनुपात 16। अब इसमें क्या होता है कि एक बार a का मान निकालना है, इनको गुणा कर दो, e का मान निकालना है, इनका गुणा कर दो। देखो a के लिए करते हैं ऐसे गुणा, b के लिए करते हैं ऐसे गुणा, c के लिए करते हैं ऐसे गुणा, d के लिए करते हैं ऐसे गुणा, e के लिए करते हैं ऐसे गुणा। ये हम रेशियो में आपको बता चुके हैं, आगे आप जब रेशियो पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि जो यहाँ पे रेशियो नंबर बड़े बड़े इनको काट दो, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 के 12 एकम 12, यानी a का जो मान है वो 12 आ चुका है। अब a का मान 1 बराबर 12 है, तो 2 बराबर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो 2 b का मान कितना आ चुका है 6, यहाँ भी 6, तो 6 दूनी 12, 2 का मान 12 है तो 3 का मान 18, ठीक है। अब 3 का मान 18 है तो यहाँ पे निकलेगा 18, 4 का मान 18, इस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, इनको कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 2 तरीके इस सवाल को सॉल्व करने के, यानी टोटल 3 तरीके, एक तो ये तरीका, दूसरा आप ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, और तीसरा तरीका a का मान निकालो, बस केवल a उसके बराबर रखते चले जाओ, आप आराम से सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये सवाल कैलकुलेशन पर आधारित है, आप खुद कर लेंगे, बहुत ही आसान सवाल, इसमें कुछ नहीं। अगला सवाल लेते हैं, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखो दोस्तों 3 चीजें होती हैं, एक मार्क प्राइस,
एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूं। कह रहा है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना दोस्तों 100 रुपए, तो इसने बेचने के लिए 20% अधिक अंकित किया। अब कह रहा है कि इस पर 10% इस प्रकार से बट्टा देता है कि उसे 10% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, डिस्काउंट का जो रेशियो होता है, डिस्काउंट वो होता है एमपी और एसपी के बीच में। प्रॉफिट और लॉस होता है हमेशा सीपी और एसपी के बीच में। भाई कितने में खरीदा कितने में बेचा तो आपको या तो लाभ होगा या हानि होगी। कितने प्रतिशत छूट के साथ बेचा तो आपका मार्क प्राइस क्या था, आपका सेलिंग प्राइस क्या था। यानी प्रॉफिट और लॉस का संबंध होता है हमेशा सीपी और एसपी के बीच में। डिस्काउंट का रेशियो होता है हमेशा एमपी और एसपी के बीच में। बात आगे समझ में। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपए था, तो उसने 20% बढ़ाकर मूल्य का अंकित ले लिया। मान लीजिए मैं दुकानदार हूं, ठीक है, और एक पेन का डब्बा मैंने मंगवाया, तो उस पर मेरे को जो खर्चा है वो 100 रुपए है, लेकिन मुझे तो कमाना भी है, तो मैंने उसको काट पीट कर देखा हो ना 120 लिख दिया। अंकित मूल्य कितना कर दिया 120। अब मैं उसको इस प्रकार से बेच रहा हूं कि मुझे 10% का लाभ हो। यानी मैंने खरीदी थी वो 100 रुपए में और बेची कितनी दोस्तों एक्चुअल में 110 रुपए में, तभी तो 10% का लाभ होगा। तो डिस्काउंट कितने प्रतिशत का, तो डिस्काउंट हमेशा एसपी एमपी में दिया जाता है। 120 की वस्तु 110 में बेच रहे हो, कितने का डिस्काउंट है दोस्तों 10 का। 10 का डिस्काउंट 120 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4 से 25/3, 8 सही 1/3% का यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम, डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको दिख रहा है कि भाई एबीसी हैं, इनके जो मासिक वेतन है उनका अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी। मासिक वेतन दे रखा है 2:3:5। और कह रहा है कि सी का वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। अच्छा एक बात बताइए, सी का वेतन ए के वेतन से एक्चुअल में कितना जाता है 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान दे रखा है 12,000, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 4,000। तो मैं बी का मासिक वेतन निकालूं तो बी का मासिक वेतन कितना दोस्तों 3 यूनिट, 1 यूनिट का मान 4,000, तो 3 यूनिट का मान 12,000 आएगा। अब ये मासिक वेतन है, तो वार्षिक वेतन के लिए गुणा में 12 कर देंगे, तो इसका वार्षिक वेतन आएगा 1,44,000। ठीक है दोस्तों, 1,44,000 इसका क्या जाएगा, वार्षिक वेतन आ जाएगा। सिंपल सवाल था भाई, और ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, गारंटी है। आप उठा के देख लीजिए कोई भी मॉक टेस्ट या पीछे कोई पेपर आया है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का है, चाहे वो सीआईएसएफ का है, एसएससी का है, डीआरडीएम टेस्ट का है, इसे लेकर क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा अगला सवाल है 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा बताइए। तो आपको पता है समतुल्य बट्टा निकालने के लिए, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हम यूज करते हैं a + b - a × p/100। ये सूत्र हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 20 प्लस में 5 - 100/100, भाई 20 × 5 हो जाएगा 100/100, ये कितना हो जाएगा 1। तो 20 प्लस में 5 - 1 बराबर कितना आएगा 24%। इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट हो कितना जाएगा 24% आ जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना जाएगा 24%। अगला सवाल लेते हैं, कह रहा है कि दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। ये हमने कल ही प्रतिशत की मैराथन क्लास में इस प्रकार के सवाल किए हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा, मिलाया क्या है पानी, कांस्टेंट क्या है दूध। तो पहले जब लीटर 40 था तो दूध था 90%, अब जब लीटर x है तो पानी है तो दूध 80, 40 दूनी 80, 2 का 45, ठीक है। नया मिश्रण 45 लीटर है, पुराना है 40 लीटर, तो आंसर आ जाएगा 5 लीटर। सवाल का आंसर 5 लीटर, ठीक है दोस्तों, सवाल का आंसर 5 लीटर। अच्छा अगला सवाल लेते हैं, एक पति और पत्नी जिनकी आयु, अच्छा एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पहले शादी हुई, शादी के समय उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी, ठीक है भाई, औसत आयु 25 वर्ष थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा भी शामिल है, औसत आयु 20 वर्ष। यानी आज कितने सदस्य हैं 3, तो 3 सदस्यों की औसत आयु कितनी है दोस्तों 20 वर्ष। देखिए दोस्तों, अगर वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में तीनों की
कुल आयु निकालूंगा तो कुल आयु क्या होता है दोस्तों, टोटल इनटू औसत। तो 3 आदमी है, टोटल औसत आयु 20 वर्ष है, तो टोटल वर्ष आ जाएगा 60 वर्ष। यानी अभी तीनों की कुल आयु है वो 60 वर्ष। अच्छा 4 वर्ष पहले शादी थी तो दोनों की औसत आयु 50 वर्ष थी, तो टोटल आयु कितनी थी 50 वर्ष। औसत आयु 25 वर्ष थी 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले टोटल आयु कितनी थी 50 वर्ष। वर्तमान में दोनों ने 4-4 वर्ष की इंक्रीजिंग की अपनी आयु में, तो 8 साल की इंक्रीज की। तो पति पत्नी वर्तमान में पति प्लस पत्नी की औसत जो टोटल आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों 58 वर्ष। भाई 50 प्लस में 8 तो बच्चे की आयु कितनी आ जाएगी 2 वर्ष। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था, मैंने आपको समझाया डायरेक्ट करता। 20 गुणा में 3 60 और 25 जोड़े 50 और 8 58, 2 वर्ष आएगा। अगला सवाल लेते हैं, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ कितना होता। देखिए दोस्तों, अभी इस प्रकार का सवाल हम कर चुके हैं। एमपी होता है, सीपी होता है, एसपी होता है। कह रहा है कि एमपी पर हमने मान लीजिए एमपी 100 रुपए है तो 10% का बट्टा दिया, 90 रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ होता, तो सीपी कितना रहा होगा 75 रुपए। ठीक है, परसेंटेज निकालिए। 20% को 1/5 होता है, 5 का 1/5, 5 का मतलब सीपी अगर 5 रुपए तो 1 के लाभ पर बेचा तो एसपी कितना हो जाएगा 6। 6 बराबर कितना 90, 1 बराबर कितना 15, तो 5 बराबर कितना 75, सीपी कितना है 75। अब कह रहे हैं कि उसने 20% का बट्टा दिया होता, यानी चीज वो 90 में ना बेचकर 20% की डिस्काउंट यानी 80 में बेची होती, 75 में खरीदी 80 में बेची, कितने का लाभ दोस्तों 5 का, कितने पर 75 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 6 से 2/3। कैलकुलेट करेंगे ना 15, 100/15 का मतलब है 20/3 दोस्तों, तो 6 से 2/3% सवाल का आंसर आ जाएगा। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप जाके क्लासेस देखिए, आपको हर चीज मिल जाएगी। यहां पे कंसेप्ट देने का कोई टाइम ही नहीं है भाई, मॉक टेस्ट है। चलिए, कह रहा है कि अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ पर बेची। यदि उसे 75 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता। अभी 8% के लाभ पर बेची, लेकिन अनुमान लगा रहा है कि अगर 75 रुपए ज्यादा में बेच देता तो उसे लाभ जो 8% का था वो बढ़कर कितना हो जाता 14% का। तो कितने का अंतर है 6, यानी 6%, 6 बराबर 75 है, तो 1 बराबर 75/6, टोटल सीपी बराबर 100, तो 75/6 गुणा में 100। कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 25, और यहाँ पे कटेगा 2 से 50 पर, तो 1250 रुपए। ठीक है दोस्तों, साइकिल का जो क्रय मूल्य है 1250 रुपए। कुछ करना ही नहीं है, डिटेल से करना है तो डिटेल से बता देता हूं एक बार थोड़ा सा, यानी कंसेप्चुअल। मान लेते हैं कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 100 रुपए, सीपी कितना दोस्तों 100 रुपए। पहले उसने कितने पर बेटा 8% के लाभ पर, एसपी 1 कितना है 8%। अब वह चाहता है कि उसे 14% का लाभ, यानी 114% का लाभ लेना चाहता है, 14% यानी 114 में बेचना चाहता है एसपी को। तो कितने ज्यादा बेचना पड़ेगा दोस्तों 6, एक्चुअल में कितना ज्यादा बेच रहा है 75 रुपए, तो 6 का मान 75, 1 का मान 75/6, 100 का मान निकाल देंगे 1250। ठीक है दोस्तों, ये इसके पीछे का कांसेप्ट है। डिटेल से जाना है तो आप एक्स से जा सकते हैं, बात तो वही आनी है, 6 बराबर 75 ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की चाल क्या होगी। दोस्तों ये मान लीजिए कोई नदी है, ये क्या है दोस्तों नदी है, ये कोई नदी बह रही है दोस्तों, इसमें एक नाव है, ये नाव बना लेते हैं। ड्राइंग कितनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। ये नाव दोस्तों कह रहा है कि धारा के दिशा में जाती है। ठीक है, शांत जल में एक नाव की जो चाल है शांत जल है, इसकी चाल दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी ऐसे जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब यही नाव वापस आती है दोस्तों, ऐसे जा रही है, तो यह 6 घंटे में 45 किलोमीटर जाते हैं, तो स्पीड क्या होगी, दूरी 45 किलोमीटर की टाइम है 6 घंटे का, तो 6 7 42 यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर।
यानी जब धारा की प्रतिकूल जब जा रही है तो 7.5 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड रह जाती है दोस्तों। तो धारा की चाल पूछे तो धारा की जो चाल होती है d इंटू यू, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम इंटू अपस्ट्रीम, d माइनस यू। डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में चाल क्या थी, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या थी, तो धारा की दिशा में थी 10, विपरीत थी 7.5, तो अंतर कितना आ जाएगा तो 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो जो धारा की चाल है वो यही है 2.5 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं इस सवाल में, केवल कंसेप्ट है। दोनों की स्पीड निकालिए, धारा की दिशा में क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, दोनों का जो अंतर है वो स्ट्रीम की स्पीड आपका निकल के जाएगा। अगला सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो उसी दर से स्वयं की 8 गुना होने में कितने वर्षों का टाइम लगेगा। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज हो गुणोत्तर सीरीज में चलता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 तो ऐसे बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 1 से 2 हुआ कितने वर्षों में दोस्तों, 15 वर्षों में। अब 2 से 4 होने में फिर से कितना वर्ष लगेगा, 15 वर्ष, और 4 से 8 होने में फिर से कितना वर्ष लगेगा दोस्तों, 15। तो 15 दूनी 30 और 30 15 45 वर्षों में टाइम लगेगा। यानी अपने का 8 गुना होने में 45 वर्षों का समय लगेगा। कहता है कि 16 गुना कितने होता, तो 8 गुनी 16 15 और वर्ष लगते 60 वर्ष। कहता है कि 32 गुना होने में तो 60 प्लस में 15 और जोड़ देते तो 75 वर्ष। यानी हर 15 वर्ष में धन है वो अपने पीछे का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 1 से 2 हुआ 15 वर्ष, 2 से 4 15 वर्ष, 4 से 8 फिर से 15 वर्ष, हर 15 वर्षों में अपने पीछे का डबल हो रहा है दोस्तों। तो 8 गुना पूछा है तो 8 गुना कितना दोस्तों में 45 वर्षों में अपना 8 गुना हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है 16.5 से 16 से 2/3 वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। यानी ब्याज है वो धनराशि के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मान लीजिए मैं प्रिंसिपल x मान लेता हूं तो कह रहा है कि SI भी x ही होना चाहिए, और ये काम कितने वर्षों में होगा ये आपको बताना है, समय बताना है कितने वर्षों में। तो टाइम क्या होता है दोस्तों, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो SI कितना दोस्तों x होना चाहिए, गुणा में 100, प्रिंसिपल भी कितना है दोस्तों x है, रेट क्या है 16 से 2/3। तो 16 से 2/3 कब होता है, 16 से 48 2 50/3। तो 50 यहाँ पे आएगा, गुणा में 3 ऊपर जाएगा, तो x से s कैंसिल हो जाएगा, 50 गुणे 100। यानी 6 वर्षों में जो ब्याज है वो अपने मूलधन का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल यहाँ पे पाई चार्ट का है। पाई चार्ट में आपको अलग अलग चीजें दे रखी हैं, नीचे सिंबल में दे रखा है कि बसी हुई भूमि, सड़कों में उपयोग की गई भूमि, कृषि भूमि कौन सी है। जरा ध्यान से देखें तो बसी हुई भूमि कितनी है दोस्तों, 60 डिग्री पर है। सड़कों के उपयोग में यूज की गई भूमि कितनी है दोस्तों, 20 डिग्री पर है। कृषि भूमि कितने पर है दोस्तों, 90 डिग्री पर है, यानी 90 डिग्री उसमें यूज कर लिया हमने कृषि के यूज में। तर भूमि 70 डिग्री है और बंजर भूमि कितनी है दोस्तों, 120 डिग्री है। तो पहला सवाल आपको दे रखा है कि सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है। तो सड़कों के उपयोग में आई हुई भूमि कितनी है दोस्तों, 20 डिग्री। पूछा है किसके संदर्भ में, बसी हुई भूमि के संदर्भ में। तो बसी हुई भूमि का जो डिग्री है वो कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है। प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करते हैं दोस्तों, 100 से करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 33 सही 1/3%, क्योंकि 1/3 होगा 33 1/3। अच्छा, अगला सवाल करें कि यदि गांव का कुल क्षेत्रफल यानी पूरा जो क्षेत्रफल है पूरे पाई चार्ट का वो है 7200 एकड़, तो तर भूमि का क्षेत्रफल कितना होगा। तो टोटल गांव का ही क्षेत्रफल दे रखा है 360 डिग्री। 360 डिग्री का मान दे रखा है 7200 एकड़। तो 1 डिग्री का मान कितना आएगा दोस्तों, 200, 36 दूनी 20 एकड़। और आपसे पूछा गया तर भूमि,
तो तर भूमि कितनी है दोस्तों, तर भूमि कितनी डिग्री है, तर भूमि है दोस्तों यहाँ पे 70 डिग्री। तो 70 गुणा में 20 एकड़ बराबर 1400 एकड़ इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा दोस्तों अगला सवाल क्या दे रखा है, कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया, कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के यूज में आया गया दोस्तों। तो कुल भूमि कितनी दोस्तों अपने आप में 360 डिग्री, टोटल भूमि है 360 डिग्री, कृषि के उपयोग में आया कितना दोस्तों 90 डिग्री। तो प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, तो 9 चौक 36 25%। अच्छा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों कि बंजर भूमि का कृषि भूमि से, बंजर भूमि और कृषि भूमि का अनुपात क्या है। तो बंजर भूमि है कितने दोस्तों, बंजर भूमि 120 डिग्री और कृषि भूमि कितने दोस्तों, तो कृषि भूमि है 90 डिग्री। 30 या 90 3 चौक 12 यानी 4 मतलब 3 का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल हमने 27 क्वेश्चन किए हैं, वैसे आपके एग्जाम में 25 ही आएंगे। ठीक है, पाई चार्ट भी आएगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़ा सा बेसिक एडवांस भी आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अंत में इतना कहना चाहूंगा कि 21 तारीख से हमारा सुपर करेक्टर बैच है। अगर आपको मैथ कम समझ में आया है, आपने भी जांच लिया होगा कि कितनी तारीख की आवश्यकता है, 25 में 25 नंबर आप लेना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 21 जून से स्टार्ट है, ये आप एक प्रकार से उसी के लिए समझिए। ठीक है, वैसे तो हम डेली आपको मॉक टेस्ट देने का प्रयास करेंगे, मैथ का भी और रीजनिंग का भी। आपका साथ बढ़ेगा तो डेली हम मॉक लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी जिनको ज्वाइन करना है वो आ सकते हैं 21 जून से पहले अपनी पेमेंट दिए गए नंबर पर 9468164742 पर पेमेंट करेंगे फोन पे से, उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है।